जी हाँ, ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व भर में रोशन किया, चाहे वो ओलंपिक्स की बात हो, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो या एशियाई खेलों की बात हो। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इन्हें सिल्वर मेडल मिला और उसके बाद कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल मिला। एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल पाया है। आइए स्वागत करते हैं रवि दहिया जी का। रवि दहिया जी, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इतने सारे मेडल्स जीते हैं, भारत का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है। और सबसे पहले आप हमें बताइए कि कैसे शुरुआत हुई आपके सफ़र की। देखो, पहले तो बहुत आपको बहुत धन्यवाद। और बात सफ़र की करें तो मैं जब तो आप काफ़ी छोटे थे तो जब से शुरुआत हुई, कभी सोचा नहीं था कि देश के लिए खेलेंगे या मतलब कोई ऐसी कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि हरियाणा गांव में पैदा हुए तो पिता किसान थे तो काफ़ी रुचि रखते थे रेसलिंग में। मेरे अंकल थे, वो भी रेसलिंग करते थे, तो मेरे पिताजी को काफ़ी शौक था रेसलिंग का। तो हमारे खेत भी वही थे और एक छोटा सा अखाड़ा था, हमारे जो गुरुजी थे पहले, हंसराज पहलवान जी। तो और भी काफ़ी, मैं अपने गांव से जाने वाला, तीसरा ओलंपिक में जाने वाला पहलवान हूँ। तो पहले भी हमारे गांव में अर्जुन वाड़े हुए हैं, तो काफ़ी एक क्रेज रहा है रेसलिंग का। हमारा गांव नारी है तो काफ़ी उसमें एक मानो कि रेसलिंग का एक कभी से ही पहले से क्रेज रहा कि आज से थी जी। और तो वही से थोड़ा थोड़ा, जैसे पिताजी थे तो पिताजी वहाँ पे खेत में काम करते, तो हम स्कूल में आने के बाद माता जी ये बोल देती, दादी जी, कि बेटा ऐसा करो, अपने पिताजी के लिए जैसे चाय वाय ये ले जाओ शाम को स्कूल में आने के बाद। तो वहाँ लेके चले जाते ऐसे ही। तो वहाँ पे पिताजी से मिलते तो पिताजी को बोलते, फिर पिताजी बोलते कि चलो यहाँ पे पास में ये खेत के बराबर में ये अखाड़ा है, तो आप यहीं पे थोड़ा बहुत खेल वेल लो। तो वहीं से शुरुआत होगी। पता नहीं चला, मतलब खेल खेल में ही शुरुआत होगी। कभी ये नहीं लगा कि मतलब खेल क्या है और एंजॉय क्या है। खेल खेल में ही ओलंपिक्स के पोडियम तक आप पहुंच गए। नहीं, मुझे को वहीं से शुरुआत थी। तो मैं मानता हूँ मेरा कोई इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं मानता मैं। मेरे पिताजी बहुत इंटरेस्ट रखते थे, उनका ये था कि बच्चा कुछ खेले, तो वहीं से शुरुआत थी। पिताजी की सोच कभी से थी पहले से। जी जी। अगर खास कर आप सोनीपत से हैं, हरियाणा की खासकर अगर बात करें तो बहुत सारे रेसलर्स हैं जो हरियाणा से ही आते हैं। तो ऐसा क्या है हरियाणा की भूमि पे कि सभी रेसलर्स वहीं से आते हैं? मैंने देखो थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि रेसलिंग एक ऐसा गेम है जो मतलब आप देखोगे कि ज़्यादातर ये थोड़ी बेल्ट है, मानोगे तो सोनीपत, रोहतक, ये मतलब इस साइड से ज़्यादा रेसलर आते हैं। तो इसमें आप कभी भी देखोगे तो सुबह सुबह जाओ, कभी भी देखो, कभी 5 बजे 6 बजे, तो मतलब घर में घर वाले सोने नहीं देते उस टाइम में। बोलते उठ, चाहे कहीं पे भी जा, थोड़ा बहुत दौड़ लगा, डंड लगा, या उसके बाद, क्योंकि अगर सुबह बच्चा उठ जाएगा और थोड़ा बहुत दौड़ लगाएगा, कुछ डंड लगाएगा या कुछ भी करेगा, वॉकिंग भी कर लेगा, तो आने के बाद अच्छा खाएगा तो अच्छा स्वस्थ रहेगा। तो वही से थोड़ा थोड़ा बच्चे जब निकलते हैं तो देखते हैं कि छोटे छोटे अखाड़े होते हैं गाँव में, छोटे छोटे स्टेडियम होते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं, तो वही से इंटरेस्ट हो जाता है बच्चे का और वही से शुरुआत हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है जी। तो गाँव के अखाड़े से आपकी शुरुआत हुई और फिर आप पहुँचे टोक्यो ओलंपिक्स में। तो 4 साल पहले की बात है, राइट? तो क्या आपका अनुभव था, कैसा लगा आपको वहाँ पे खेलते हुए, और जब आपने पदक जीता वो अनुभव साझा कीजिए हमारे साथ। बिल्कुल, देखो देश के लिए पहले तो देश को रिप्रेजेंट करना एक बड़ी एक वो बात होती है, और ओलंपिक गेम्स में जाना तो बड़ा, मैं मानता हूँ कोई मतलब बहुत भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो देश को मतलब ओलंपिक गेम्स में अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं भी उनमें से हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। और कोविड का टाइम था और ओलंपिक गेम्स भी जब पिछली बार हुए तो 5 साल के अंतर से हो रहे थे, हर बार 4 के अंतर। 2020 में होने थे तो वो काफ़ी कोविड का टाइम आ गया था, तो 1 साल के लिए उन्होंने पोस्टपोन कर दिए थे। तो उसके बाद बहुत ये था कि कई बार तो ऐसा भी होता था कि शायद ये होंगे या नहीं होंगे, तो मन में कई बार ये रहता था यार होंगे नहीं होंगे, अभी तो क्वालिफाई भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो बस एक ही पर मन में ये कि था कि होंगे या ना होंगे, हमें अपना 100% देना। कभी ये नहीं कि बाद में होंगे या ना होंगे, इनको सोच के अगर हम अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं करेंगे तो क्या पता फिर क्या होगा। तो बड़े एक उत्साह था, तो उसके साथ गए थे। तो मैं तो कई महीने से ही बाहर था ओलंपिक गेम से पहले। तो पोलैंड गए, फिर टूर्नामेंट खेले, फिर वही से पोलैंड से रसिया, फिर रसिया से सीधा टोक्यो, तो वही निकल गए। तो काफ़ी उत्साह था, काफ़ी खुशी थी वो एक देश को। और पहले भी ये था कि ओलंपिक गेम्स में जा रहे हैं तो मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो अब की बार मिला तो मतलब ये कि जी जान लगा देंगे। जी बिल्कुल। जी, आपने बताया कि आपके पिताजी का बहुत अहम किरदार रहा है। उसके बाद एक फॉर्मल ट्रेनिंग की अगर बात करें तो आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग किसके अंडर हुई और कहाँ कहाँ पे आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग हुई? तो वो स्टार्टिंग हमारे गांव में हुई, हमारे जो गुरुजी थे हंसराज जी, तो वहीं से हमारी स्टार्टिंग हुई।
तो वो ही खुद मेरे को दिल्ली लेके आए थे। 2007 में मैं दिल्ली आ गया था, मैं तब 10-11 साल का था, तो जब से मैं दिल्ली हूँ। तो वो ही लेके आ गए थे कि हमारे जो छतरपुर स्टेडियम है, इसमें सतपाल जी थे गुरुजी हमारे, तो वहीं से स्टार्टिंग होगी। कोच थे हमारे राम परमान जी थे, यशवीर डबास जी थे, तो उनके अंडर हमने ट्रेनिंग करी। फिर उसके बाद वीरेंद्र जी आ गए। तो क्योंकि ये तो सरकारी जगह है, दिल्ली सरकार का एक सेंटर है, तो उसमें मतलब कोच जाते रहते हैं। तो पहले रामफल जी और यशवीर जी थे उस टाइम, तो वहीं से शुरुआत हुई है जी। और इस तरह के मेडल लेके आना देश के लिए, बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग रिजीम आपका रहता होगा, तो आपकी ट्रेनिंग किस प्रकार की रहती है? बिल्कुल, ट्रेनिंग का काफ़ी ये रहता है कि देखो 2007 में आए थे, तो जब तो मैं 10-11 साल का था, पर मतलब जब आए तो ऐसा लगा यार ये कहाँ आ गए, क्योंकि इतना डिसिप्लिन था। मैंने जीवन में इतना डिसिप्लिन देखा वापस, मतलब अनुमान भी नहीं कर सकता, कहीं हो ही नहीं सकता। आज के दिन तो मतलब भूल ही जाओ ऐसा कि 2-3 साल तक तो ये भी नहीं पता था कि बाहर दुकान कहाँ पे है, बाहर जाना अलाउड ही नहीं था। रूम में जाओ, ट्रेनिंग करो, फिर सो जाओ। तो सुबह जब तो 4 बजे उठते थे और 4:30 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी, और 8-8:30 बज जाते थे ट्रेनिंग करते करते। बीच में थोड़ा गैप होता था, पर ट्रेनिंग 8:30-9 बज जाते थे। उसके बाद फिर शाम को फिर पूरे दिन फिर आप खाओ पियो, थोड़ा रेस्ट करो। शाम को फिर जैसे 4:30-4 बजे ट्रेनिंग फिर स्टार्ट हो जाती थी, उसके बाद 7 बज जाते थे। तो कंटिन्यू ये रहता था। संडे को भी, हाँ संडे को भी मानो कि सुबह तो ट्रेनिंग होगी, हाँ शाम को आपको रेस्ट दे दिया जाता जी, जी, जी। तो वो ही शेड्यूल है और आज तक वही चला हुआ है। बिल्कुल एक तत्व अभ्यास एक ही जगह पे देख रहे हैं, वो मेडल की तरफ बस। जी बिल्कुल। और देखो आप, सबसे बड़ी बात है ना कि हम ऊपर वाले का बड़ा शुक्रिया कि ऐसी जगह पे आए कि जहाँ पे मतलब पहले से एक अच्छे खिलाड़ी तैयार थे। क्योंकि आप अच्छे खिलाड़ियों को, बड़े खिलाड़ियों को देखोगे तो आप छोटा मोटा मेडल जीत भी लोगे तो आप ये देखोगे यार तेरे पास अभी कुछ नहीं है, देखो ये होते हैं असली मेडल। तो वो बड़ा अहम रोल होता है कि अपने सामने अपने अच्छे खिलाड़ी, अपने जो आइडियल हैं उनको देखना कि यार देखो ये मेडल होते हैं जब नाम होता है। तो आप किसको आइडियलाइज करते हैं, आपका रोल मॉडल कौन है? देखो हम तो जब मैं छोटे से आए थे तो रेसलिंग में काफ़ी आप देखोगे कि सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, तो हमने इनके ना अपने सामने एक आप मानो छतरपुर स्टेडियम है, सारे के सारे ओलंपिक मेडल हमने एक ही सेंटर से दिए हैं 70 साल में। सुशील हो, योगेश्वर हो, बजरंग हो, मैं हूँ, हम और अभी ये लड़का है अमन सहरा था, तो इसका भी मतलब हम सारे के सारे एक ही सेंटर से हैं। तो इनको देखा कि यार देखो किस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं और इतने बड़े लेवल पे भी हैं, तो ये बड़ा अहम रोल होता है कि आप किसको देख के ट्रेनिंग कर रहे हो जी। तो इस तरीके से हमने शुरू की और बड़े की दया से जी। रवि जी, आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को भी रेसलिंग एज अ स्पोर्ट के बारे में पता चले, तो आप बताइए कि कौन कौन से स्टाइल्स होते हैं, फ्री स्टाइल और ग्रेको रोमन स्टाइल, इनमें क्या डिफरेंस होता है? और एक और चीज़ आप बताइए कि कैसे पॉइंट्स बनते हैं और कैसे पॉइंट्स कटते हैं जब खिलाड़ी आपस में लड़ते हैं? देखो फ्री स्टाइल तो पूरी बॉडी का खेल होता है कि आप नीचे से लेकर ऊपर तक आगे को दूसरे खिलाड़ी को गिराना भी है और उससे बचना भी है। हाँ, ग्रीको रोमन में आप मतलब कमर से ऊपर मतलब ऊपर का हिस्सा यूज होता है, उसमें उसी में आप नीचे पैरों में नहीं तो हाथ लगा सकते, नहीं किसी को पकड़ के गिरा सकते, वो फाउल होता है। और गिराने की बात, वो पॉइंट की बात तो वही है, अगर आप दूसरे खिलाड़ी को नीचे गिरा दोगे, घुटनों के घुटने के उस पर गिरा दोगे और उसके कमर को आप होल्ड कर लोगे तो आपके 2 पॉइंट होते हैं। तो उसके बाद बहुत सारे रूल होते हैं। आप पीछे भाग रहे हो तो दूसरे को 1 पॉइंट मिल जाएगा, बार बार भाग रहे हो 2-3 बार अगर आप बाहर चले जाओगे अपने आप तो फिर आपको बाउट से ही बाहर कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे रूल होते हैं उसमें। तो आप इस तरह का कोई मैच खेलते हैं, कोई इंटरनेशनल लेवल का या नेशनल लेवल का भी, तो आप किस तरह से अपने स्ट्रैटेजी किस तरह की रखते हैं? आप क्या क्या पहले से सोचते हैं? आप ट्रेनिंग तो करते ही हैं मगर मेंटली किस तरह से प्रिपेयर करते हैं अपने? बिल्कुल, देखो जो ये देखते हैं कि टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं तो किस खिलाड़ी के साथ हमारी बाउट होने के ज़्यादा चांसेस, देखो पहले हमें पता नहीं होता किसके साथ होंगी, पर हाँ 1 दिन पहले हमें पता चलता है। पर फिर भी हम देख लेते हैं कि मतलब मैन खिलाड़ी कौन खेल रहे हैं, तो उनकी वीडियो देखना या बहुत सारे उनके बारे में देखना कि वो क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो कैसे कुश्ती लड़ते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, पर मैं देखता हूँ पर बहुत कम, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप अपना गेम खेलो, ना कि दूसरे खिलाड़ी को देख के खेलो। हाँ, इतना ध्यान रखो कि उसके 1-2 जो मैन दाव हैं तो उनका थोड़ा हम ध्यान रख सकते हैं, और अपना खेल खेलो। अगर आप अपना खेल नहीं खेलोगे और दूसरे का खेल को अगर देख को आप खेलोगे तो उसमें आप मतलब मेरा जो है मानना वो आप अच्छा नहीं कर पाओगे। आप अपना गेम खेलो, 100% अपना दो, तो आप जीतने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। जी, और आपके भी खेल की अगर बात करें तो कुछ खास ऐसे मूव्स हैं आपके जो बहुत यूनिक है आपको लेके?
देखो मेरे मेरे नहीं, आप इंडिया की रेसलिंग को देखोगे तो ज़्यादातर हम स्टेमिना पे ज़्यादा खेलते हैं इंडियन। जी तो हम स्टार्टिंग से ही, क्योंकि ट्रेनिंग ज़्यादा होती है हमारी, मैंने बहुत कंट्री में ट्रेनिंग यूएसए में भी की है, रसिया में भी की है, कजाकिस्तान में, बहुत सारी कंट्रियों में की, तो हम उनकी तुलना में हम ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं। जी तो इसकी मैं मानता हूँ कि हमारा स्टेमिना उनसे काफ़ी बेटर है। हम ये रहता है कि हम अगर 6 मिनट बाउट खेलेंगे, मैं हूँ या कोई भी खिलाड़ी इंडियन खेलेगा 6 मिनट, तो ज़्यादा चांसेस जीतने के हमारे होंगे। जी तो बस ये रहता है कि 6 मिनट हम पूरी बाउट खेले, ना कि मतलब आप रेसलिंग में देखोगे कई बार ऐसा हो जाता है कि अब बाउट स्टार्ट होती है, पैर वैसा ऐसा फंस जाता है कि 30 सेकंड 1 मिनट में 10-0 हो जाते हैं और बाउट खत्म हो जाती है। तो ये रहता है कि आप ऐसा ना फंसाएं और पूरी 6 मिनट कंटिन्यू बाउट चले, तो जीतने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जी तो रवि जी, रेसलिंग में एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरी में खेला जाता है और हाल ही में चर्चे में बहुत रहा कि कैसे एक खिलाड़ी को वेट मेंटेन करना होता है, ज़रा सा वेट इधर उधर हो गया और वो खेल से बाहर हो जाते हैं। तो इन चुनौतियों के बारे में ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, देखो ये काफ़ी बड़ी चुनौती है। अभी ये होया है तो सबको पता चला, नहीं तो ये बहुत ही मैं मानता हूँ हमारा ना एक ट्रेनिंग करना बहुत छोटी चीज़ है एक वेट को मतलब मेंटेन करने में। क्योंकि आप देखो किसी भी खिलाड़ी में ज़्यादा फैट होगा नहीं, आप देखोगे बिल्कुल स्लिम होते हैं, और उसके बाद उन्होंने वजन कम करना, तो वो बड़ा एक अलग ऐसा होता है कि आप इतने मतलब, मेरा जो मानना वो इतना वो दुखी हो जाता होगा कोई भी खिलाड़ी है कि वो बता नहीं सकता किसी को। क्योंकि आप वजन कम करते करते काफ़ी दिन हो गया आपको वजन कम कर रहे हो, उसके बाद फिर आपको बाउट भी खेलनी है। बाउट खेलोगे तो आपको अच्छा खाना पीना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कैसे बाउट खेल पाओगे। अगर आप जीतोगे नहीं तो अगले दिन फिर वो फायदा क्या है उसका। जी बिल्कुल। अगले दिन तक आप पहुंचोगे नहीं तो फिर अपना बैठ जाओ। तो बस वो है कि आप वजन कम करो, फिर उसके बाद जितना कोशिश रहती है कि बिल्कुल भरपेट खाओ। मिलता है 2-3 घंटे पर जिसमें कितना खा सकते हैं फिर भी खाओ, क्योंकि अब अच्छी एनर्जी होगी तो अच्छी बाउट खेल पाओगे। तो फिर उसके बाद आपको पूरे दिन बाउट खेलनी है, फिर शाम को आप वजन देखोगे, क्योंकि अगले दिन फिर वजन दिखाना है। अगर आप फाइनल में पहुंचते हो या ब्रोंज के लिए खेलते हो तो अगले दिन फिर आपको वजन दिखाना होता है। तो ये एक अलग प्रोसीजर होता है। मैं पिछली बार ओलंपिक्स में था, मैं तो मैं जैसे शाम को सेमीफाइनल बाउट हुई हमारी, तो तकरीबन 7 बज गए थे। तो मैंने जैसे सबसे पहले बोल रहे थे बधाई हो धन्यवाद, मैंने कहा अभी रुको बधाई को छोड़ो, पहले वेट करते हैं, पहले देखते हैं। मशीन पे जाके मशीन देखी, मशीन थी वहाँ पे, तो मैंने वो देखा तो 4 किलो वजन ज़्यादा था कि सुबह वजन देना है और 7 तो यही बज गए हैं। तो मैंने जल्दी से, फिजियो था हमारे साथ, तो मैंने बोला जल्दी आप चलो मेरे साथ। तो मैंने बैग उठाया और मैं सीधा खेलगांव में बस पकड़ी और सीधा खेलगांव में, तकरीबन मैं 9 बज गए थे खेलगांव में आते आते। तो मैंने वैसे पहले ही जाते ही बैग रखा, दूसरा उठाया जिसमें वेट कम करने वाले कपड़े थे, और सीधा जिम फिजियो को मेरे साथ। तो 1-1.5 घंटा ट्रेनिंग करी, बिल्कुल अच्छी। इतनी ट्रेनिंग करते हैं जब वजन कम करते हैं तो मतलब शूज में से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। तो ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद रात को कुछ खाना तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं खाना। पूरे दिन आप बाउट खेल रहे हो, फिर वजन कम रहे हो, पूरी रात खाना, फिर नींद तो आती नहीं, ऐसे लेटा रहता आदमी कभी इधर कभी उधर, और फिर भी पूरा वजन तो आएगा नहीं, 1-2 किलो कम हो गया तो फिर सुबह 4 बजे फिर उठना, उसके बाद फिर वजन कम करना। तो ये ऐसा प्रोसीजर होता है, मतलब आदमी इतना होता कि यार ये रहता है कि आज लास्ट है, इसके बाद कभी वजन नहीं कम करूँगा, ये सोच के करते हैं कि आज लास्ट है, इसके बाद कभी नहीं करूँगा। थोड़े दिन बाद फिर रहता है यार ठीक है फिर देखते हैं। तो इस तरीके से चलता रहता है। तो 100 ग्राम 50 ग्राम भी अगर ऊपर आया तो आप जी बिल्कुल, देखो ये रूल हैं, वो तो नहीं मानते इस बात को कि आपका चाहे 50 ग्राम हो चाहे 100 ग्राम हो, नहीं मानते। क्योंकि पिछला ओलंपिक था ना, तो उसमें ना अभी ये 50 सेंट के जिम एक रेसलर का गोल्ड मेडल आया है जापान वाले का, तो ना ये डिस्क्वालीफाई हो गया था। ये 50 ग्राम, शायद 50 ग्राम इसका वजन ज़्यादा था, तो ये भी डिस्क्वालीफाई हुआ था ओलंपिक गेम्स से पहले। तो ये जो रूल्स हैं वेट की खासकर अगर बात करें तो ओलंपिक्स के लिए और जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हैं उसके लिए अलग हैं या सेम ही होते हैं? बिल्कुल, ओलंपिक गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आप 2 दिन खेलना पड़ता है, आपको 2 दिन वजन दिखाना पड़ता है। एशियन चैंपियनशिप है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स, उसमें आपको 1 दिन सुबह वजन दिखाओ और पूरे दिन बाउट खेलो और शाम तक फाइनल हो जाता है। अच्छा। ओलंपिक गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप है तो इनमें आपको 2 दिन के लिए करना पड़ता है। जी, आपको खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, तो जब वो आपको इतना बड़ा पुरस्कार मिला तब आपको कैसा लगा? को बहुत अच्छा लगा, और खेल रत्न एक भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है खिलाड़ी के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि खेल रत्न अवार्ड मिला, तो बहुत मैं सरकार का भी और सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सरकार की अगर बात करें, आपने देखा हुआ एक ट्रांजिशन आया है खेलों में, खासकर बात करें तो स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी अब सब एक्टिव हो गए हैं, काफ़ी सपोर्ट भी सरकार से मिल रहा है, तो आपको किस तरह का सपोर्ट मिला है सरकार से? बिल्कुल, देखो सरकार काफ़ी इसमें बहुत सपोर्ट कर रही है, और आप देखोगे कि काफ़ी जो मतलब कंपनियां आ रही हैं वे काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं। खासकर मैं बोलूँगा OGQ है, JSW हैं,
रिलायंस भी अभी आ गया है, तो ये बहुत सपोर्ट कर रही है खिलाड़ी को, ये ना काफ़ी ग्राउंड लेवल से कर रही है। और मैं तो ना 2015 से ओजीक्यू के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को शुरू से ही। मैं जब जूनियर में खेलता था, तो जब इसे मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, आज 9 साल हो गए। तो वे मतलब इस तरीके से अगर काफ़ी सपोर्ट हो रहा है, आप देखोगे इससे मेडल भी बढ़ रहे हैं हमारे। और आगे सरकार भी काफ़ी, जैसे सरकार की जो स्कीम है टॉप्स है, तो सरकार काफ़ी इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। जी रवि जी, एक और प्रश्न आपसे, आप रेसलिंग तो बेहतरीन करते ही हैं, रेसलिंग करते करते आप मॉडलिंग तक कैसे पहुंचे, आप रैंप तक कैसे पहुंच गए? ऐसी कोई बात नहीं थी, वो तो कई बार हो जाता है तो चले जाते हैं, ऐसा कोई खास। शौकिया तौर पे कैसा लगता है जब तैयार होके आप एकदम मॉडल की तरह वॉक करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ था नहीं, पर कई बार हो जाता है तो जैसे कभी कभी कर लेते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि थोड़ा अलग रोल में आना भी कभी जरूरी होता है। तो रवि जी, फिजिकल फिटनेस, डाइट, ये सब जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि मेंटली जो खिलाड़ी हैं वो मतलब अच्छा फील करें, फिट रहें, हेल्दी रहें, क्योंकि कई तरह के मानसिक तनाव होते हैं, कभी इंजरी हो जाती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो मेंटली खुद को फिट रखने के लिए आप क्या करते हैं? बिल्कुल, देखो ये चीज़ है, कोई भी खिलाड़ी हो चाहे कोई भी फील्ड हो, तो रेसलिंग जैसे गेम में तो इंजरी के मैं मानता हूँ बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो, आपको सेकंड में ही पता नहीं चलेगा कब इंजरी होने के चांसेस हो जाएंगे लास्ट में भी। तो बस यही रहता है कि जितना ज़्यादा हम थोड़ा सा अपने आप को जितना शांत रखें, मेडिटेशन करें थोड़ा बहुत, और बस यही कर सकते हैं हम, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ये चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं है कि आप इंजरी से, क्योंकि कई बार बॉडी ऐसी होती है कि टायर्ड हो रही है और आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो पता तो आपको चलता नहीं, क्योंकि आप तो अपने आप को पुश करने की कोशिश करोगे, और कोचेज होंगे वे भी आपको पुश करेंगे कि, क्योंकि उनको भी ये रहता है कि रिजल्ट आना चाहिए, और खुद को तो रहता ही है। तो आप, मैं मानता हूँ थोड़ा अपने आप को शांत रखना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और ऊपर वाले का बड़ा शुक्रिया करना चाहिए कि देखो जब उसका हाथ होता है ना तो ही सब कुछ होता है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। जी, अपनी मेहनत और ऊपर वाले का हाथ जी, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आशा करते हैं भारत के लिए आप और कई मेडल्स लेके आएं, और अपनी जैसे और बहुत सारे रवि दहिया भारत को। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।